नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज आप आपको रेलवे द्वारा पूछे गए जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पीवाईक्यू के रूप में पॉलिटी के भी पीवाईक्यू करवा दिए हैं तथा इंडियन इकोनॉमी भी करवा दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे पीवाईक्यू मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल विजिट कीजिए। थंबनेल के माध्यम से इन वीडियो को आप आसानी से क्या है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मित्रों, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। इसी के संदर्भ में हमारा अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम कहते हैं, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? तो उसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? जो पत्थर की मूर्ति जो नृत्य कर रही थी नटराज, किस स्थान पर पाई गई थी ये आपको बताना है। तो हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। तो चार हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से संबंधित है? तो किस समय अवधि से संबंधित है? तो बहुत सरल प्रश्न है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धौलावीरा आप सभी को पता होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है? जो कौन सा हिस्सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है? तो उरुक ऐसा जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी आपको पता होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और मोहनजोदाड़ो भी है, और लोथल भी है, लेकिन उरुक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा पशु था जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, स्टाम्प थे, उसमें अधिकतर क्या देखा जा सकता था? तो बैल था। क्या? बैल था। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो आपको सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसकी खुदाई 1921 में ब्रिटिश भारत के प्रांत में हुई थी। प्रांत जो पंजाब प्रांत था वहाँ हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत से मतलब ये है कि उस समय क्या अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, इसलिए ब्रिटिश भारत। हड़प्पा की खोज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा के बारे में कुछ और खास बातें। देखिए कौन कौन सी कुछ खास बातें। पहली खास बात है, हड़प्पा पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में है। तो हड़प्पा कहाँ है? ये पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ पंजाब में पड़ता है, भारत में। ठीक है, यह शहर रावी नदी के किनारे है। तो शहर किस नदी के किनारे है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की। कब की थी? तो ये किया था 1921 में। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट बता रहा है हमें कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई अवशेष मिले थे। जैसे इन अवशेषों में तांबे का सिक्का, इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति वगैरह शामिल थी। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये ईंटों से बनी इमारतें थी, इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मन का निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, यानी कि जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा, चनहूदड़ो। क्या? चनहूदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है? तो कौन सी नदी है जिसका नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार दिया गया है?
ये आपको बताना है। तो ऐसी नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार दिया गया है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मतलब किस नदी का मिला है सर्वाधिक बार उल्लेख, तो सिंधु नदी है। ठीक है, अगला है देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम केवल एक बार आया है। यह नाम ऋग्वेद के 10वें स्कंद सूक्त 75 श्लोक 5 में दिया गया है। अगला है उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है। तो किस महिला विद्वान का जो उल्लेख उपनिषद में किया गया है, तो गार्गी का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए किसका, गार्गी का उल्लेख किया गया है। अगला है ऋग्वेद में वर्णित मधरवाच का संबंध तात्पर्य है। तो जो मधरवाच इसके शब्द का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वह जो बलि नहीं देता उसको मधरवाच कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो कितने कथन जो है कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता था। तो तीसरा इसका सही उत्तर क्या होगा, ये गलत प्रश्न होगा। ठीक, कथन गलत है। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है। तो कौन सी पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम है सामवेद। आप ऐसे याद रखते देखिए सा आता है संगीत, सा से सामवेद। तो ये गीतों की पुस्तक है, मंत्रों का वेद भी इसको कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, ये 10 सूक्त हैं, यानी कि 1028 सूक्त हैं, 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इनको क्या मंडल कहा जाता है, क्या मंडल कहा जाता है। अगला है उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। तो कितने उपनिषदों में से जो मुख्य उपनिषद माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था। जो राजा वैदिक काल में, जब वैदिक पीरियड में जो राजा थे तो उस समय जो क्या है प्रजा से कार्य इकट्ठा किया करते थे, यानी कि टैक्स लेते थे। उस टैक्स को क्या कहा जाता था, तो उस टैक्स को वली कहा जाता था। क्या वली कहा जाता है। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है। तो यजुर्वेद में जो यजुर शब्द का क्या अर्थ है, यजुर शब्द का अर्थ है त्याग। क्या है, त्याग है, याद रखेगा। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है। तो कौन सा वेद है जिसमें जो है रोगों का उपचार दिया गया है, तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद, याद रखेगा। तो रोगों का उपचार हो गया, ये किस में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। देखिए अब इसमें आते हैं। देखिए अथर्ववेद में रोगों के उपचार से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। देखिए कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं उनके बारे में हम अब देखेंगे। अथर्ववेद में मंत्र, प्रार्थना, तंत्र और भजन भी शामिल है। तब अगर आपसे पूछा जाए जादू टोना किस में है, तो अथर्ववेद में शामिल है। मंत्र किस में शामिल है, अथर्ववेद में शामिल है। प्रार्थना, भजन किस में शामिल है, तो ये सारी चीज़ें के अथर्ववेद में शामिल है। ठीक है, इसमें जादू टोना के सभी मंत्र भी हैं, इसलिए जादू टोना की किताब भी इसे कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू टोना की किताब भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में गणमाला के इलाज के लिए सूर्य और चंद्रमा की किरणों का सेवन करने और यज्ञहूति में देने का उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद में अपामार्ग, दर्भ और कुष्ठ जैसी औषधियों का वर्णन है। तो आप लोग इनको याद रखना है। तो रोगों का उपचार हो गया या मंत्रों का उपचार, जादू टोना हो गया, तो अथर्ववेद में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और संगीत वाला कौन सा वेद था, तो संगीत वाला सामवेद था जो मैंने आपको बताया। ठीक, अगला है 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी नहीं था। तो कौन सी एक राजधानी नहीं था 16 महाजनपदों के संदर्भ में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवंती। क्या हो जाएगा, अवंती इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 महाजनपदों की कुछ राजधानियाँ, कुछ प्रमुख राजधानियाँ हैं, जैसे कि देखिए मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज थी। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वजी की राजधानी वैशाली थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला है प्राचीन शहर चंपा को राजधानी जनपद की राजधानी माना जाता था। तो किस जनपद की राजधानी माना जाता, प्राचीन शहर चंपा को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, अंग माना जाता था, अंग। तीसरा। ठीक है, अगला है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जो जयते है इसका अर्थ क्या है,
तो इसका अर्थ है ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ, एक इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में नामक महाजनपद से होकर बहती, तो किस महाजनपद से होकर बहती थी गंगा और सोन जैसी पवित्र नदियां? तो किस महाजनपद से? तो ये बहती थी मगध महाजनपद से। कहाँ? मगध महाजनपद से बहती थी। अगला है महाजनपदों के राजाओं ने किले का निर्माण करवाया क्योंकि यह प्रदान करते थे, तो ये क्या? सुरक्षा प्रदान करते। क्या? सुरक्षा। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलिखलिया भजन शामिल है, तो कितने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 26 का सही उत्तर हो जाएगा 1028। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो मैंने आपको बताया था कि जादुई वेद हो गया, तंत्र मंत्र अथर्ववेद में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो गीतों की पुस्तक मैंने आपको बताया था, गीतों की पुस्तक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है शिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सही उत्तर होगा रामानुजमाचार्य। तो इसका तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, तो 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कामरूप। क्या? कामरूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता। बिल्कुल गलत है ये प्रश्न, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, क्योंकि अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा नहीं जा सकता, बल्कि और दुख भी आते हैं। तो इसका तीसरा हमारा जो है एकदम सही उत्तर होगा, प्रश्न के हिसाब से ये सही उत्तर होगा। अगला है रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस पेड़ के नीचे था? सौल पेड़ के नीचे दिया था। तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, उसका क्या अर्थ है? तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। तो किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में आयोजित की गई थी? किसके द्वारा? ये कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। तो चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जातक कथाएं से संबंधित है। जो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, एक। अगला है दीघा निकाय लंबे दीघा प्रवचनों सूत्रों का एक संग्रह है जो क्रमशः शिलाखंड, महावाग्गा और पथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। तो कितने निकाय हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा 34। क्या? 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो 37 का हमारा चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अब बौद्ध संगीति, कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई थी प्रमुख, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगृह और उसका अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। ठीक है, इसके बाद आती है सेकंड बौद्ध संगीति, जिसे द्वितीय बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। 383, देखिए 100 साल बाद हुई थी, 383 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद वैशाली में हुई थी, साबाका इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक इसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी तीसरी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र और शासनकाल था अशोक का। ठीक है, इसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगीति, तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और वासुमित्र इस समय के इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था कनिष्क का। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है उस बौद्ध धर्म का नाम बताएं, ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है।
यानी कि उस बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें भिक्षुओं के लिए रूल एंड रेगुलेशन शामिल है, यानी कि नियम शामिल है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है विनय पिटक, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम, जिस सिद्धार्थ कहा जाता था, ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्र पूर्वक ध्यान किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो कहाँ किया था? प्राग बोधि में किया था। कहाँ? प्राग बोधि में किया था। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? जो प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन कहाँ? ये पाटलिपुत्र में किया गया था। ये भी आपको जो है विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन चले गए। तो कितने वर्ष की आयु में? आपसे वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 30 वर्ष की आयु में क्या गृह त्याग कर दिया था। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। क्या अहिंसा माना जाता है? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता था, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो कितने? ये 12 खंड। कितने? 12 खंड में संकलित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए। तो उनके शिष्य कौन थे? भद्रबाहु चले गए। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ होता था विजेता। क्या होता था? जिन का अर्थ होता था विजेता। तो एक हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए कथन पढ़ते हैं। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। अगला है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, तो ये कथन गलत है। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या है? विवाह किया था। अगला है, उन्होंने 668 ईसा पूर्व पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग किया, ये भी सही है। तो प्रश्न के हिसाब से तीसरा हमारा सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थकर महावीर के प्रतीक क्रमशः थे। तो क्रमशः कौन कौन से थे? उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, तो ऋषभ और सिंह। तो अगर ऋषभनाथ का बात की जाए तो ऋषभ थे और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह थे सिंह थे, याद रखिएगा। अगला है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से जिसका अर्थ होता है विजेता, बिल्कुल सही है। और महावीर जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, ये कथन गलत है। जो महावीर थे जैनियों के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, पहले के तीर्थंकर नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तो इस प्रकार मैंने आपको पूरे प्रश्न करवा दिए। लगभग एक प्रश्न क्या है मेरा मिसिंग है, लेकिन मैं भी आपको जब सेकंड पार्ट लाऊंगा तो एक प्रश्न वो उसमें भी आपको करवा दूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आपको कल देखने को मिल जाएगा, यह हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। तो इसके पहले मैं अगर साइंस, पॉलिटी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे PYQ करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप पूरा देख लीजिए। और साइंस के जो है सेपरेट करवाए मैंने, मान लीजिए साइंस है उसके मैंने सेपरेट करवाए हैं, केमिस्ट्री के अलग करवाए हैं, बायोलॉजी के अलग कराए हैं और फिजिक्स के अलग PYQ कराए हैं। तो मैंने अलग अलग छांट के सारे PYQ करवाए हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।